Hello and welcome to Add-on. Question है evaluate integral 0 to 2 pi d theta divided by 2 plus cos theta for the circle mod z is equal to 1. हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और हमें ये गिवन है कि mod z is equal to 1. इस सर्कल के लिए हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. सो इसका क्या मतलब है, हमें इसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करना है. सो वी हैव टू यूज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन. सो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करना है, दैट इज ये जो इंटीग्रल है इसे हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में चेंज करना होगा. अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की फॉर्म क्या होती है, इट इज इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर क्लोज्ड कर्व सी. अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कर्व गिवन है दैट सी इज सच दैट मॉड जेड इज इक्वल टू 1. हमें ऑलरेडी क्लोज्ड कर्व गिवन है मॉड जेड इज इक्वल टू 1. बस हमें क्या पता लगाना है, एफ ऑफ जेड. अगर एफ ऑफ जेड पता चल जाएगा देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आ जाएगा एंड देन हम उसे कॉची इंटीग्रल थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. अब इसमें एफ ऑफ जेड पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा जो हमें यूज करना होगा. सिंस हमें पता है जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट. एंड इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है, ये होती है जेड इज इक्वल टू आर ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, राइट. अब हमें क्या गिवन है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1 और कहा है इट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल. ऑल्सो हमें ये पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, जिसमें r हमारा हो जाता है रेडियस एंड z नॉट हमारा होता है सेंटर पॉइंट, राइट. अब यहाँ पे z नॉट हमें कुछ नहीं गिवन है, दैट इज हमें गिवन है दैट z नॉट इज इक्वल टू 0 एंड हमें r गिवन है 1. सो इससे हमें पता चल रहा है जो रेडियस है वो 1 है और जो सेंटर है वो ओरिजिन है, दैट इज 0,0. अब हमें सर्कल पता चल गया कैसा है. अब यहाँ पे हमने लिखा है z इज इक्वल टू आर ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, जो पोलर फॉर्म में है. अब r हमारा इसमें रेडियस होता है, राइट. वी नो r इसमें होता है रेडियस एंड रेडियस क्या है, रेडियस है 1. सो ये हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा. सो हम z को ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ तक डन. अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, z के लिए हमें कन्वर्जन मिल गया, अब हमें dz भी चाहिए तो हम लेते हैं डेरिवेटिव. टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो ये क्या हो जाता है, dz बाय डी थीटा इज इक्वल टू d बाय डी थीटा ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, जो हो जाता है आयोटा ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा. दिस implies dz by d theta is equal to iota e raised to the power iota theta. This implies dz is equal to iota e raised to the power iota theta d theta. So we get these two form जिसका हमें आगे यूज करना है. Now हमने थीटा का रिप्लेसमेंट देख लिया, डी थीटा का रिप्लेसमेंट देख लिया, अब हमें कॉस थीटा का रिप्लेसमेंट चाहिए. सो कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा की फॉर्म होती है ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2, राइट. अभी हमने कहा कि वी लेट z इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा. सो पुट द वैल्यू, ये हो जाएगा z प्लस z रेज़ टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा का मतलब है 1 अपॉन ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, दैट इज 1 अपॉन z and it is z inverse, right. so ये डायरेक्टली ऐसे लिख दिया. अब cos थीटा का भी रिप्लेसमेंट आ गया. सो ओवरऑल जो हमें फंक्शन गिवन था 1 अपॉन 2 प्लस cos थीटा, उसके लिए वी गेट द रिप्लेसमेंट इन फॉर्म ऑफ z. मतलब हमें f थीटा के प्लेस पे f z चाहिए था जो हमें मिल गया. हमारे पास c ऑलरेडी है एंड dz की फॉर्म में भी वो आ जाएगा यूजिंग दिस. सो हमें इसको कैसे लिखना है, सिंस dz is equal to iota e raised to the power iota theta d theta, then d theta क्या हो जाएगा, d theta is equal to dz divided by iota e raised to the power iota theta, which is equal to dz divided by iota z, क्योंकि e raised to the power iota theta is z. So we get the replacement for d theta, which is d theta is equal to dz by iota z. Now overall हमें complex integration की फॉर्म मिल गई. ऑल्सो इस क्वेश्चन में
हमें ऑलरेडी गिवन था कि हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है फॉर द सर्कल मॉड z इज इक्वल टू 1। बट हमें कभी कभी क्या गिवन होता है, हमें गिवन होता है टू सॉल्व f ऑफ साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा 0 to 2 पाई। हमें ये फॉर्म गिवन होती है, मतलब कोई फंक्शन होगा साइन थीटा या कॉस थीटा का, हमें इसे सॉल्व करना होता है यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो इसमें हमें क्या करना होता है, वी लेट z इज इक्वल टू e रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड we take integration around a unit circle, राइट। सो अगर हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमें कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करना है जिसकी साइन थीटा या कॉस थीटा की फॉर्म है यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, तो उसमें हमें क्या करना होता है, सेम स्टेप्स अप्लाई करने होते हैं। हम z को e रेज टू द पावर आयोटा थीटा लिखते हैं एंड हम इंटीग्रेशन लेते हैं अराउंड अ यूनिट सर्कल दैट इज मॉड z इज इक्वल टू 1। यूनिट सर्कल का मतलब होता है रेडियस इज इक्वल टू 1, राइट। सो हम ये क्लोज्ड कर्व कंसीडर करते हैं। सो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन f ऑफ z dz ओवर c की फॉर्म आएगी। तो जो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं उसी क्वेश्चन में ये वाला मेथड अप्लाई होता है। तो नाउ हमें ये इंटीग्रेशन गिवन है एंड इसे सॉल्व करना है। जो स्टार्टिंग के स्टेप्स थे सब्स्टिट्यूशन वाले वो हमने कंसीडर कर लिया, जस्ट अप्लाई करना है। अब अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई की जगह कहाँ हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर c क्लोज्ड कर जो है मॉड z इज इक्वल टू 1, राइट। डी थीटा के प्लेस पे क्या आएगा, हेयर dz बाय आयोटा z। सो डी थीटा हो जाएगा dz बाय आयोटा z एंड ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा क्या है हमारे पास, हेयर कॉस थीटा इज z प्लस z इनवर्स डिवाइडेड बाय 2। सो इट इज z प्लस z इनवर्स डिवाइडेड बाय 2 एंड और सिंप्लीफाई करते हैं, इट इज 1 अपॉन 4 प्लस z इनवर्स डिवाइडेड बाय 2 एंड dz डिवाइडेड बाय आयोटा z। ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये 2 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस z 1 अपॉन z इनवर्स को 1 अपॉन z लिख सकते हैं, dz बाय आयोटा z। नाउ 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इट इज 1 अपॉन, अब इसमें z को मल्टीप्लाई लेंगे, इट इज 4z प्लस z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय z dz डिवाइडेड बाय आयोटा z। ये फॉर्म आ जाएगी, अगेन z न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन z अपॉन 4z प्लस z स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई dz अपॉन आयोटा z। z से z कैंसिल, क्या बचा 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4z प्लस z स्क्वायर प्लस 1 dz डिवाइडेड बाय आयोटा। ऑल्सो ये z न्यूमरेटर में क्यों गया, हेयर ये जो बेसिक पार्ट था हमारे पास क्या होता है, इफ a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, ये फॉर्म है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। इसका मतलब है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, राइट। देन हम जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई c अपॉन b। तो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, इसलिए z कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में, ओके। सो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा 2 बाय आयोटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4z प्लस z स्क्वायर प्लस 1 dz। सो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। नाउ हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बाय कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। सो उसमें हमें क्या पता करना होता है, सिंगुलर पॉइंट्स। और अगर हम कॉशी इंटीग्रल थ्योरम यूज कर रहे हैं, सो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। अगर हम कॉशी इंटीग्रल थ्योरम कर रहे होता है तो हमें क्या फॉर्म चाहिए होती है, इंटीग्रेशन f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट dz ओवर c इज इक्वल टू 2 पाई i मल्टीप्लाई f ऑफ z नॉट।
ये फॉर्म चाहिए होते। मतलब हमें क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है उसे z माइनस जेड नॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज जेड नॉट मस्ट लाइज इनसाइड क्लोज्ड कर्व सी। जो हमें कर्व सी गिवन होता है क्लोज्ड कर्व, उसके अंदर जेड नॉट होना चाहिए। सो हमें ये फॉर्म चाहिए। उसके लिए हमारे पास दो केसेस हैं, इधर हम इसका फैक्टर कर लें या रूट्स पता कर लें। हमारे पास क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 4z को हम ब्रेक कर सकते हैं क्या? सो ये ब्रेक नहीं होगा बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन रूट्स कैसे आती हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब b क्या है यहाँ पे, इसमें अप्लाई करता है। सो z क्या आएगा, z इज इक्वल टू माइनस b। b किसके साथ आता है, x के साथ। यहाँ पे हम x के प्लेस पे z यूज कर रहे हैं, तो b क्या होगा यहाँ पे 4, तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1, z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एंड c जो कांस्टेंट है वो भी 1 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1, देन इट इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4, then it is equal to minus 4 plus minus under root 12 divided by 2। सो ये हो जाएगा। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4 प्लस माइनस 12 है, इट इज अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 क्या हो जाता है 2, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। सो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो बचेगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से 2 कैंसिल। सो हमारे पास z क्या आया, z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब हमारे पास ये जो पॉइंट आया है ना, z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये होते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। क्योंकि सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक ना हो। अब फंक्शन अगर डिफाइन ही नहीं है तो वो एनालिटिक भी नहीं होगा। दैट इज अगर किसी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, किसी पॉइंट पे अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 है तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर पॉइंट, राइट। सो डिनोमिनेटर ये हमारे पास 4z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 एंड इट इज 0 व्हेन z इज इक्वल टू, ये 0 कब होगा, जब z की वैल्यू होगी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ऐसी दो वैल्यू है जिन दो वैल्यू पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, डिफाइन ही नहीं है। सो हमारे पास दो सिंगुलर पॉइंट्स आए हैं z1 एंड z2। सो वी कैन लेट z1 is equal to minus 2 plus under root 3 and z2 is equal to minus 2 minus under root 3। अब ये होती है हमारी कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, राइट। अब इसमें हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है z माइनस जेड नॉट, बट हमारे पास दो फैक्टर आ रहा है। एक आएगा z माइनस माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, ये होगा हमारा पहला फैक्टर। एंड दूसरा फैक्टर होगा z माइनस माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि जो हमारी रूट होती है उसी को नेगेटिव में ले जाते हैं तो हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं। दैट इज z माइनस z1 एक फैक्टर है और z माइनस z2 एक फैक्टर है। अब हमारे पास कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में क्या होता है कि हमें दो चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है। पहला z माइनस जेड नॉट की फॉर्म डिनोमिनेटर के लिए, दूसरा f ऑफ z पता करना पड़ता है। उसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि z नॉट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो इसमें हमें काफी चीजें कंसिडर करनी होती है। देन हमारे पास एक और थ्योरम आती है विच इज नोन एज रेजिड्यू थ्योरम। जो ये डिनोमिनेटर में फैक्टर वाला केस है इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देगा। इसमें क्या आता है रेजिड्यू थ्योरम में, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z
dz over c is equal to 2 pi I summation I is from 1 to n residue of f of z z is equal to zn। क्या कर देता है यहाँ पे, जितने भी सिंगुलर पॉइंट हैं जो सर्कल में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन zi आर सिंगुलर पॉइंट्स। सो पहली कंडीशन है कि जो z आए हैं, दिस रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू zm, ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं। एंड सेकंड कंडीशन, दीज पॉइंट्स लाइज इनसाइड एंड दिस पॉइंट लाइज इनसाइड C। कुछ कॉशी थ्योरम से रिलेटेड है। पहली कंडीशन कि जो पॉइंट है z0 वो सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए। इसमें जो zi है वो भी सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, राइट। बट कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में ये जरूरी नहीं है कि जो z0 है वो सिंगुलर पॉइंट हो, बट इन रेजिड्यू थ्योरम इट इज इंपॉर्टेंट कि जो zi's हैं सारे वो सभी सिंगुलर पॉइंट होने चाहिए। सो रेजिड्यू थ्योरम से हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन आ जाती है कि हमारे पास डायरेक्ट समीशन आ जाएगा रेजिड्यू का, हमें अलग से दोनों फैक्टर्स को बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सो अभी हमें क्या पता करना है, ओवरऑल हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्म अब क्या आई है, इट इज 2 डिवाइडेड बाय I इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन हमारे पास ये है I इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय I इंटीग्रेशन 1 अपॉन z माइनस z1 z माइनस z2 dz, जिसमें z1 है -2 प्लस अंडर रूट 3 एंड z2 है -2 माइनस अंडर रूट 3। बस हमने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। नाउ चेक वेदर z1 कॉमा z2 लाइज इनसाइड C। अब हमें चेक करना है कि z1 और z2 में से कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि z1 z2 कौन से पॉइंट्स हैं, सिंगुलर पॉइंट्स। ओके, सो हम दोनों थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हम कॉशी इंटीग्रल भी अप्लाई कर सकते हैं और हम रेजिड्यू भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इजी इज रेजिड्यू। कॉशी थ्योरम हो सकता है कि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए। सो जब भी हमारे पास ऐसा केस आता है कि इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में ऐसा फैक्टर फॉर्म आ जाए तो हम रेजिड्यू थ्योरम ही कंसिडर करते हैं मोस्टली। बट इन केस हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहा है, देन उसके लिए वी कैन यूज कॉशी इंटीग्रल। नाउ हमारे पास आया है z1 z2 लाइज इनसाइड C। अब C क्या है, C इज सच दैट मॉड z इज इक्वल टू 1। C हमारे पास एक सर्कल है जो सेंटर पे लाई कर रहा है और उसका रेडियस 1 है। सो सर्कल है, ये हो गया सेंटर और ये हो गया रेडियस 1, राइट। अब हमें ये देखना है कि z1 और z2 में से कौन सा पॉइंट इस सर्कल के अंदर है। अब z1 है -2 प्लस अंडर रूट 3, जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज की क्या होगी, -2 प्लस अंडर रूट 3 इट इज इक्वल टू -0.268। सो -0.268 ऑब्वियसली ये -1 है, यहाँ कहीं लाई करेगा। सो हमारे पास z1 लाइज इनसाइड C। सो z1 लाइज इनसाइड C। तो z1 तो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अब z2 का चेक करता है, z2 है -2 माइनस अंडर रूट 3, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है -3.73। सो ऑब्वियसली ये काफी दूर है, इट इज हेयर -3 समवेयर विच डजंट लाइज इनसाइड C, डज नॉट लाइज इनसाइड C। सो z1 है जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है और z2 है जो सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रहा है। सो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो रेजिड्यू होगा f ऑफ z का z इज इक्वल टू z2 पे वो हो जाएगा 0। तो हमें सिर्फ रेजिड्यू z1 पे पता करना है। सो बाय रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन f ऑफ z dz ओवर C जो होता है 2 पाई I समीशन I इज फ्रॉम 1 to 2 रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z z इज इक्वल टू zi। अब रेजिड्यू पता करेंगे, पहले रेजिड्यू f ऑफ z z इज इक्वल टू z0। ये जनरल फॉर्मूला है। z0 के लिए क्या होता है, लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0 f ऑफ z। ये होता है जनरल फॉर्मूला जब हमें रेजिड्यू पता करना होता है किसी पॉइंट पर। ओके, अब हमारे पास z1 है, उस पर हमें रेजिड्यू पता करना है क्योंकि z2 पे तो ऑलरेडी 0 है। अब z1 के लिए होगा रेजिड्यू f ऑफ z
z इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू z1, यहाँ पे क्या आएगा z माइनस z1 f ऑफ z। अब ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू z1 क्या है -2 प्लस अंडर रूट 3 z माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड f ऑफ z क्या है 1 अपॉन z माइनस z1 एंड z माइनस z2। सो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि z1 ही था। तो हमारे पास क्या बचेगा लिमिट z टेंस टू -2 प्लस अंडर रूट 3 1 अपॉन z माइनस z2। डायरेक्ट पुट कर देंगे, ये जाएगा 1 अपॉन ये क्या है z1 ही तो है, तो हम इसे लिख सकते हैं z1 माइनस z2। सो 1 अपॉन z1 है -2 प्लस अंडर रूट 3 एंड z2 है -2 माइनस अंडर रूट 3, राइट। तो ये जाएगा 1 अपॉन -2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3। सो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास i है 2 डिवाइडेड बाय i इंटीग्रेशन 1 अपॉन z माइनस z1 z माइनस z2 dz, ये है। तो 2 अपॉन i तो एज इट इज ही रहेगा, बाकी रेजिड्यू थ्योरम से क्या आएगा 2 पाई i मल्टीप्लाई समीशन, जो रेजिड्यू हमने पता करा है रेजिड्यू f ऑफ z, z इज इक्वल टू z1 प्लस रेजिड्यू f ऑफ z, z इज इक्वल टू z2। एक्चुअली में हमें z2 पे रेजिड्यू पता करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि z2 सर्कल के अंदर लाई कर ही नहीं रहा है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 2 पाई i मल्टीप्लाई z1 पे क्या आया हमारे पास 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3, बाकी तो आएगा ही नहीं, 0 है। सो इट इज i से i कैंसिल, इट इज 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। सो ये भी कैंसिल, वी गेट 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन बाय रेजिड्यू थ्योरम। सो वी गेट i इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। बट इफ यू वांट टू यूज कॉची इंटीग्रल, क्योंकि वो भी डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है जो सर्कल है उसके अंदर लाई कर रहा है। इन केस हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते देन हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ता क्योंकि हमें उसे सेपरेट करना पड़ता, बट अब एक ही पॉइंट लाई कर रहा है तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा एफ जेड बन जाता है। सो क्या होता है कॉची इंटीग्रल में, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रल एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नॉट, है ना, ये होता है। सो हमारे पास है i क्या है हमारे पास 2 अपॉन i, डू नॉट फॉरगेट दिस 2 अपॉन i, इंटीग्रल f ऑफ z के प्लेस पे है 1 अपॉन z माइनस z1 एंड z माइनस z2 dz। अब यहाँ पे z नॉट का काम क्या कर रहा है z1, हेयर z नॉट इज इक्वल टू z1, क्योंकि z1 ही सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, z2 लाई नहीं कर रहा है। सो एफ जेड क्या हो जाता है बचा हुआ पार्ट, तो एफ जेड क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस z2, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन i एज इट इज मल्टीप्लाई 2 पाई i एज इट इज, यहाँ से 2 अपॉन i एज इट इज, इंटीग्रल के लिए हम कॉची थ्योरम यूज कर रहे हैं तो 2 पाई i आ गया एज इट इज। f ऑफ z नॉट के प्लेस पे क्या है z1, तो ये जाएगा f ऑफ z1, राइट। तो हमें बस क्या करना है f ऑफ z1 पता लगाना है, तो ये भी इजीली हो जाएगा। f ऑफ z1 का क्या मतलब है f ऑफ -2 प्लस अंडर रूट 3, सो ये होगा 1 अपॉन z के प्लेस पे आएगा z1, सो ये जाएगा -2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस z2 क्या था -2 माइनस अंडर रूट 3। अभी ये सेम फॉर्म हमने सॉल्व करी थी रेजिड्यू थ्योरम में, क्या आया था ये हमारे पास, ये आया था 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3, सो इट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3। पुट कर दो वैल्यू 2 अपॉन i मल्टीप्लाई 2 पाई i मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो ये आ गया सॉल्यूशन। और अगर इसे रेशनलाइज करके लिखना है तो ये जाएगा 2 पाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 और 2 अंडर रूट 3 पाई बाय 3, बोथ आर करेक्ट।
हम कोई सा भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस रेशनलाइजेशन कर दिया। क्या करा है हमने, 2 पाई बाय √3 है, इसकी मल्टीप्लाई √3 से कर दिया, तो ये हो गया 2 पाई √3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो जब भी हमारे पास कोई ऐसा इंटीग्रेशन आता है जो हमें साइन थीटा या कॉस थीटा के फॉर्म में गिवन हो, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, एंड हमें उसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करना है। सो अगर हमारे पास इस फॉर्म में कोई इंटीग्रल है एंड हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, सो रिमेंबर दिस स्टेप। हमें z लेना है e⁻⁰ एंड हमें इंटीग्रेशन लेना है अराउंड यूनिट सर्कल c। इवन दो हमें इस क्वेश्चन में गिवन था डायरेक्टली कि क्लोज्ड कर्व है mod z = 1। अगर नहीं भी गिवन है तो हमें mod z = 1 ही कंसिडर करना है। फर्दर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें थीटा की फॉर्म को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में लाना है। ऐसी फॉर्म लानी है जो कि सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगी इजीली। देन इसे सॉल्व करने के लिए हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम भी यूज कर सकते हैं और रेसिड्यू थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। कॉची इंटीग्रल थ्योरम में हमें f of z और z - z0 की फॉर्म चाहिए। हमें ऐसी ही एग्जैक्ट फॉर्म चाहिए जिसमें z0 पॉइंट होता है जो सर्कल के अंदर लाई करेगा। एंड रेसिड्यू थ्योरम में क्या होता है, जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं एंड द कंडीशन इज सेम, सभी पॉइंट सर्कल के अंदर होने चाहिए। सो इस थ्योरम के थ्रू हमने सॉल्व करा। हमारे पास f of z आया 1/z - z2 एंड सर्कल के अंदर पॉइंट लाई कर रहा था वो हमारा z - z0 का काम करेगा और बाकी का बचा हुआ फंक्शन f of z में आ जाता है। बट इन केस हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 पॉइंट आ जाता है जो सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन से उसे सेपरेट करना होगा पहले, देन वी कैन अप्लाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम। एंड इन रेसिड्यू थ्योरम हमें ऐसा कोई फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली हर एक पॉइंट जो भी सर्कल के अंदर लाई कर रहा है उस पर रेसिड्यू पता कर सकते हैं एंड देन जो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रहा है वो हमारा डायरेक्टली 0 हो जाएगा, उस पर रेसिड्यू पता नहीं करना है। सो जो पॉइंट सर्कल के लाई कर रहे हैं उस पर रेसिड्यू पता करेंगे, एडिशन हो जाएगा, बाद में 2 पाई से मल्टीप्लिकेशन एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन। सो रेसिड्यू थ्योरम से ऐसे केसेस में डायरेक्ट आंसर आ जाता है एंड कॉची इंटीग्रल में हमें पार्शियल फ्रैक्शन या फिर कोई और सिंप्लीफिकेशन के थ्रू उसे सेपरेट करना होता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।